जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखना है वो है ह्यूमन आई एंड इट्स डायग्राम। सो लेट्स सी अबाउट दैट। ह्यूमन आई डायग्राम, तो यहाँ पे हम लोग बनाना भी सीख लेंगे उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसकी नेमिंग करेंगे और नेमिंग के साथ ही उसकी फंक्शनिंग भी देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। सो मैं यहाँ पर डायग्राम लेकर के स्टार्ट करता हूँ एंड वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल फर्स्ट, अ लार्ज सर्कल। वेट, लेट मी ड्रॉ अनदर वन। सो हम लोग एक सर्कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो हमने एक सर्कल से स्टार्ट किया सबसे पहले, और इस सर्कल से हम लोग एक छोटा सा पोर्शन यहाँ से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कॉर्निया आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉर्निया ड्रॉ कर दिया। और इसके बाद हमें इस सर्कल को एक और सर्कल के साथ अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। एक और सर्कल इसके अंदर की तरफ ड्रॉ करना है हमें, लाइक दिस। सो ये काम आप कंपास से भी कर सकते हैं। इट विल बी बेटर इफ़ यू यूज़ अ कंपास, एज कंपास से हम लोगों को बेटर लाइंस मिलेंगी और डायग्राम बहुत ही नीट एंड टाइडी लगेगा, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने मेजर आउटलाइन जो है आई के डायग्राम का वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक आइरिस होता है, और ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। तो पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ से हमें सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं। तो जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करती हैं। सो लेट्स ड्रॉ द क्रिस्टलाइन लेंस। ये हमारी लेंस है और ये हमारे नीचे के साइड के सिलियरी मसल्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे के साइड से एक छोटा सा पोर्शन और रिमूव करूँगा जो कि ऑप्टिक नर्व्स के लिए बनाया जाएगा, एंड यहाँ पर हम लोग ऑप्टिक नर्व्स को बाहर निकाल देंगे। ये हमारे ऑप्टिक नर्व्स हैं जो कि लाइट सिग्नल्स रेटिना के पास आते हैं, उन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके और ब्रेन के पास लेकर के जाता है। सो लेट्स स्टार्ट नेमिंग, और उसके हम लोग फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। कॉर्निया से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और देखते हैं कि कॉर्निया के फंक्शंस क्या होते हैं और वो क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहला पोर्शन जो किसी भी आई का होता है वो कॉर्निया ही होता है, एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इज टू prevent dust and alien particles to reach the eye। ये सेकेंडरी फंक्शन होता है कॉर्निया का। कॉर्निया का सेकेंडरी फंक्शन ये होता है, जो बेसिक फंक्शन इसका होता है वो सबसे पहले जो लाइट इसके थ्रू आने वाली है वो उसको फिल्टर कर देता है। टू फिल्टर 60 to 70% of light which is entering into the eye। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था आई का, विच इज़ नोन एज कॉर्निया, और उसका बेसिक फंक्शनिंग जो होता है वो यही होता है।
और एज मतलब ये बहुत कॉमन भी है, ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बाहर है तो सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन यही करेगा किसी भी तरीके के डस्ट और फॉरेन पार्टिकल्स का अंदर घुसने से। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे हमें देखना है दैट इज दिस आइरिस। लेट्स चेंज द कलर। तो हम लोग सेकेंड नंबर पे देख रहे हैं आइरिस। वैसे तो आइरिस एंड प्यूपिल जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल को दोनों को साथ में ही लेकर के चलूँगा। तो आइरिस एंड प्यूपिल को हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि आइरिस जो होता है वो हमारे आँख में जो ब्लैक कलर का पोर्शन हमें दिखाई दे रहा होता है ऊपर की तरफ, जो कि कलर ऑफ आई होता है, जो ब्लू ब्राउन ग्रीन कुछ लोगों में दिखाई देता है, वो हमारा आइरिस होता है। वो आइरिस जो होता है वो लाइक अ डोर और जो विंडो के फाटक होते हैं उनकी तरह से होता है। वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंट आई के अंदर लाइट जो है वो एंटर कर पाएगी। तो ये कितना पोर्शन ऑफ लाइट एंटर करना है आई को और कितना उसको बाहर ही रख देना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द आइरिस। आइरिस का मोशन जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। और ब्रेन जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट है एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से वो आइरिस की ओपनिंग को डिसाइड करता है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि लाइट का 60% अंदर जाना चाहिए या 30% या 20%, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक लाइट। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर रूम से हम लोग सन में डायरेक्टली जाते हैं या सन से हम लोग रूम में डायरेक्टली अंदर आते हैं तो हम लोगों को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि आइरिस जो था वो बहुत छोटा हो चुका था हमारा, जिसकी वजह से प्यूपिल छोटा हो चुका था, तो बहुत कम लाइट एंटर कर पा रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइट प्रेजेंट थी। तो उतनी सारी लाइट अगर आई के अंदर चली आती तो फिर आई को प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए हम लोग परसेंटेज ऑफ लाइट विच इज़ एंटरिंग इनटू द आई उसको कम करके रखते हैं बाहर जब रखते हैं तो। और जब जैसे ही हम लोग अंदर रूम करके आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारी लाइट जो है वो बहुत कम है, तो आई जो होती है उसको प्यूपिल्स को डायलेट होने में टाइम लगता है, और टाइम लगने की वजह से कुछ देर के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये आइरिस और प्यूपिल दोनों साथ में मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि कितना आई खुलने वाला है, कितना लाइट अंदर जाने वाली है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और लेट्स सी। तो आइरिस जो होता है उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो दिस इज अ मसल, दिस इज अ मसल which decides the percentage of light going into the eye, and pupil the opening which is controlled by the iris, which is controlled by the iris is known as pupil। ओके, सो हमने ये मैंने आपको अभी ये बताया था कि प्यूपिल जो होता है वो इनवॉलेंट्री मसल होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो इसीलिए हमने देखा भी होगा कि जब डॉक्टर्स जो होते हैं उनको ये चेक करना रहता है कि ह्यूमन कॉन्शियस है या फिर डेड है, मतलब वो जिंदा है या मरा हुआ है, तो वो उसके आँख में लाइट मार करके देखते हैं, तो जिससे कि अगर प्यूपिल्स डायलेट हो रहे हैं, अगर वो उनका जो साइज़ है वो छोटी हो रही है और लाइट के ऑफ करने पे अगर वो बड़ा हो रहा है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वो ब्रेन डेड अभी नहीं है और उसको बचाया जा सकता है। तो ये हमारा आइरिस और प्यूपिल था। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें यहाँ देखना होता है वो है एक्वस ह्यूमर, जो हमारा लाइट और जो हमारा कॉर्निया और आइरिस के बगल में जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर जो रहता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। दिस पोर्शन हैज़ एक्वस ह्यूमर। मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। सो दिस पोर्शन ऑफ द आई इज़ नोन एज एक्वस ह्यूमर। सो लेट्स सी इसका क्या काम होता है, एक्वस ह्यूमर। सो जैसा कि हमें पता है कि एक्वस जो है
ह्यूमर, हाँ। सो यहाँ पे एक्वस जो होता है उसका मतलब होता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है वाटर लाइक। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो ये फ्लूइड यहाँ पे भरा रहता है उसका कंसिस्टेंसी वाटर लाइक होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्वस ह्यूमर बुला देते हैं। तो हम लोग एक्वस ह्यूमर के बारे में देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो एक्वस ह्यूमर का वो होता है कि वो प्रेशर मेंटेन करके रखता है आई के आउटसाइड और इनसाइड के। हमें पता है कि बाहर हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हर चीज़ जो है वो अंदर की तरफ कुचल जाना चाहती है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन रखता है। और ये आई का स्फेरिकल शेप जो है वो मेंटेन रखने के लिए हमारे अंदर एक्वस ह्यूमर रहता है। वो एक्वस ह्यूमर ये डिसाइड करता है कि हमारा आई जो होगा वो किस शेप का होगा, और वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये फ्लूइड उसके अंदर भरा रहता है। तो इसका फंक्शन ही में हम लिख सकते हैं कि इट maintains the pressure between atmosphere and inside the eye। तो ये काम एक्वस ह्यूमर का होता है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और एक्वस ह्यूमर। इसके बाद जो पोर्शंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हमें ध्यान से देखना है और उसको एक एक करके क्लियरली समझना है हमें। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ कौन सा कलर अवेलेबल है हमारे पास। लेट्स टेक ग्रीन कलर। हाँ, सो देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है आई का दैट इज नोन एज सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, तो ये जो पोर्शन होता है ये डिसाइड करता है कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका फोकल लेंथ होगा कितना। तो अगर ये जो हमारा मसल है अगर ये रिलीज हो जाएगा, अगर ये टेंशन को रिलीज कर देगा, तो ये लेंस जो होती है उसकी विड्थ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसका जो फोकल लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ही ये मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है वैसे ही हमारी ये लेंस जो होती है वो और पतली हो जाती है, और उसके पतली होने की वजह से उसका जो फोकल लेंथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हमें दूर की चीज़ें देखनी है या पास की चीज़ें देखनी है ये डिसाइड हो पाता है, क्योंकि आई तो दोनों चीज़ों के लिए ही हम लोगों को यूज़ करना है। कभी हम लोगों को दूर की चीज़ें भी देखनी पड़ सकती हैं और कभी हमें पास की चीज़ें भी देखनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए एक कांस्टेंट फोकल लेंथ होना हमारे लिए इनफ नहीं है, तो फोकल लेंथ को हमें कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। और कंटिन्यूसली फोकल लेंथ को चेंज करने का काम जो होता है वो सिलियरी मसल्स का होता है। सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जितना फ्लेक्सिबल है उतना हेल्दी आई माना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दीज आर फ्लेक्सिबल मसल्स which are responsible for the change, or we should write adaptation of focal length of the crystalline lens of eye। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन लेंस के फोकल लेंथ को डिसाइड करने में हेल्प करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो जब ये एक्सटेंड हो जाएगा, जब यहाँ पर ये मसल्स जो होंगी वो लूज हो जाएंगी, तो लूज हो जाने की वजह से ये जो इसका कर्वेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये टाइट हो जाएगी तो उसके वजह से इसका कर्वेचर जो होगा वो बहुत पतला हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द कर्वेचर उसका फोकल लेंथ चेंज होता रहेगा, और उसके वजह से हम लोग दूर की चीज़ों को फोकस कर सकते हैं या पास की चीज़ों को ही फोकस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सिलियरी मसल्स डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हमें यहाँ पे देखना है वो हम इस साइड देख लेते हैं। मैं उसके लिए एक अलग कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो उसमें हम लोगों को देखना है क्रिस्टलाइन लेंस।
क्रिस्टलाइन लेंस। हाँ, सो क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं वो भी एक बायोलॉजिकल मैटर के बने रहते हैं जिसके वजह से वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए, जो नॉर्मल लेंसेज हम लोग बाहर देखते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि उसका फोकल लेंथ चेंज किया जा सके। जो फोकल लेंथ का आपने डिसाइड कर दिया कि एक लेंस हमारा, इसका फोकल लेंथ, उसका प्रोडक्शन जब एक बार हो गया तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो फिक्स हो जाता है। लेकिन इस केस में जब हम लोग ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ का क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि it is a lens with which has variable focal length which is controlled by सिलियरी मसल्स। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द आई हम लोग एक ह्यूमन आई जो कि एक अडल्ट की हो और हेल्दी अडल्ट हो अगर, तो उसका जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट मतलब कि सबसे नज़दीकी पॉइंट जहाँ पर वो बहुत आराम से देख सकता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। वेयर एज किसी भी ह्यूमन का फार पॉइंट जो होता है, फार पॉइंट मतलब कि वो दूर से दूर कितने दूर की चीज़ देख सकता है, अगर वो एक अडल्ट है और वो एक हेल्दी आई पोजेस करता है तो उसकी जो फार पॉइंट की वैल्यू होती है वो होती है इनफाइनाइट। तो मतलब हम लोग इन्फिनिटी तक की चीज़ें भी देख सकते हैं और नियर पॉइंट में हम लोग 25 सेंटीमीटर की चीज़ें ही देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 सेंटीमीटर से अगर करीब चीज़ रहेगी तो हम लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर कोई चीज़ है और अगर हम उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो फोकल लेंथ ऑफ द आई होता है उसको इतना कम होना पड़ता है जिसकी वजह से आई के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है और हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये एडवाइजेबल नियर पॉइंट है, मतलब इतना ही कैपेबिलिटी होती है आई की बिल्कुल स्ट्रेनलेस कंडीशन में देखने की। अगर आप स्ट्रेन डालना चाहते हैं और पास करके पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो किसी भी ह्यूमन आई के लिए जो कि हेल्दी हो, नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। उससे दूर की चीज़ें देखना, मतलब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही हो गया। जैसे हम लोग सन को देख सकते हैं, हम लोग मून को भी देख सकते हैं, हम लोग स्टार्स को भी देख सकते हैं, वैसे इस लेंस वाले चैप्टर के लिए आपको पता ही होगा कि इन्फिनिटी जो होता है वो एनीथिंग बियॉन्ड 3 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ को कहते हैं हम लोग। तो अगर फोकल लेंथ से 3 टाइम्स आगे आप चले जाते हो, 3 टाइम्स मोर लेंथ पे आप चले जाते हो, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट ही मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो केस है वो इनफाइनाइट उसी को कह देते हैं। तो जितनी भी दूर हो उसके बाद उसको हम लोग फार पॉइंट ही बुलाएंगे। तो हम लोगों ने देख लिया अपने क्रिस्टलाइन लेंस को भी। उसके बाद ये पूरा का पूरा पोर्शन जो रहता है वो भरा रहता है विट्रियस ह्यूमर से। विट्रियस ह्यूमर, ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट इसका भी वही काम है, प्रेशर मेंटेन करना। हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी स्टेशनरी फ्लूइड है, कोई भी स्टेशनरी फ्लूइड किसी वेसल के अंदर है अगर, तो वो अपने पूरे वेसल के बाहरी तरफ में एक प्रेशर अप्लाई करता है। वो प्रेशर जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये आई जो होता है वो अपना शेप को मेंटेन करके रख पाता है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर का बस केवल इतना ही यूज़ होता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है हमारा, वो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अलग होती है। जैसे एक्वस ह्यूमर जो था वो बिल्कुल वाटर की तरह फील होता था, उसका जो कंसिस्टेंसी था, जैसे आंसू या बॉडीली फ्लूइड्स और भी जो होते हैं, जैसे पसीना हुआ, आंसू हुआ, वो सब के सब वाटर टाइप होते हैं, वाटर, उनकी कंसिस्टेंसी वाटर की तरह होती है। उसी तरीके से एक्वस ह्यूमर जो था वो भी बिल्कुल वाटर की तरह फील होता है। वेयर एज जो ये नेक्स्ट पोर्शन है एक्वस ह्यूमर, ये विट्रियस ह्यूमर,
विट्रियस ह्यूमर वो हमें हनी लाइक कंसिस्टेंसी में मिलता है, हनी लाइक कंसिस्टेंसी में मिलता है, और इट मेंटेन्स द spherical shape of the eye। तो ये स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने में काम करता है, इसका यूज़ किया जाता है। बाकी इसमें हम लोगों ने कितने पार्ट्स देख लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ था हमारा एक्वस ह्यूमर, फोर्थ हमने देखा था एक्वस ह्यूमर, सो ये फोर्थ था। फिर उसके बाद हमने देखा था एक्वस ह्यूमर, देखने के बाद हमने देखा था सिलियरी मसल्स। सो सिलियरी मसल्स हमारे फिफ्थ थे, टोटल 9 पार्ट्स होने चाहिए इसके। फिफ्थ थे सिलियरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंसेस थे सिक्स्थ पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था विट्रियस ह्यूमर विच इज 7th पार्ट। अब उसके बाद जो हमें पोर्शन देखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम लोगों को किसी इंसान की आंखें खराब हो जाती हैं और उसको वापस से दोबारा देखने के लिए हमें जिस पोर्शन की ज़रूरत होती है, मतलब जो चीज़ ट्रांसप्लांट की जाती है, वो ये सेकेंड लास्ट पार्ट होता है विच इज़ नोन एज रेटिना। रेटिना जो होता है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बैक ऑफ द आई होता है दैट इज रेटिना, दैट इज नोन एज रेटिना। दिस इज द 8th पार्ट विच इज द सेकेंड लास्ट पार्ट। तो हम लोग रेटिना के बारे में समझ लेते हैं, रेटिना क्या होता है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेटिना के अंदर, रेटिना के पास हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं। एक तो 2 टाइप के सेल्स से ये बना रहता है, एक को हम लोग कहते हैं रॉड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो जो रॉड सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, वेयर एज कोन सेल्स जो होते हैं उनका काम होता है कलर्स को डिटेक्ट करना। अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो कलरफुल है, कौन से कलर की है, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए कोन सेल्स का यूज़ हम लोग करते हैं। तो कोन सेल्स जो होते हैं वो उनका नंबर थोड़ा कम होता है, वो 1/4 इन नंबर होते हैं एज कम्पेयर टू द रॉड सेल्स। इसीलिए आपको कई बार क्या होगा कि जब आप कम रोशनी में रहेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगी कि वो चीज़ है कौन सी। जैसे अगर आप एक बैट देखो, एक बॉल देखो, एक स्टंप देखो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो चीज़ है कौन सी, लेकिन आपको उसका कलर नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जो रॉड सेल्स होते हैं उनका नंबर इतना ज़्यादा होता है कि वो लोग कम लाइट में भी बस केवल ये डिटेक्ट कर सकते हैं उस बॉडी का शेप क्या है, लेकिन कलर डिटेक्ट कर पाने का जो कैपेबिलिटी होता है वो थोड़ा सा वीक रह जाने की वजह से हम लोग कम लाइट में कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइज़ के मामले में जो ह्यूमंस होते हैं उनका कलर डिटेक्शन और अमाउंट ऑफ लाइट डिटेक्शन बहुत ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। अगर आप कभी देखेंगे तो रात में आपको चिड़िया उड़ती हुई कम दिखाई देंगी, शायद ही कोई चिड़िया आपने देखी होगी जो रात में उड़ती हो, क्योंकि होता ये है कि जब उनके जो आई बॉल्स होते हैं उनमें रॉड सेल्स भी कम होते हैं और कोन सेल्स भी कम होते हैं, तो वो रात में यही उनको लाइट का बिल्कुल भी डिटेक्शन ही नहीं हो पाता और वो देख ही नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इसीलिए वो लोग 5-6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद उन लोगों को बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है और इसीलिए सब अपने अपने घर चले जाते हैं और कोई कभी उड़ता नहीं है। वेयर एज ह्यूमंस जो हैं उनमें इनफ रॉड सेल्स और कोन सेल्स होने की वजह से हम लोग रात में भी स्ट्रीट लाइट्स के हेल्प में, जो मून लाइट होता है उसके हेल्प से, या फिर कोई भी छोटा से छोटा अगर हमारे पास लाइट का सोर्स हो तो उसके प्रेजेंस में हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा लेकिन हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो रेटिना के ऊपर होता है। रेटिना का काम होता है कि जो भी लाइट इसके अंदर आ रही है इसको यहाँ पर अपने ऊपर उसका इमेज को फॉर्म होने दे, और उस इमेज जो लाइट के फॉर्म में, लाइट एनर्जी जो लाइट
जो फॉर्म में इम्पल्स यहाँ पे आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके और ब्रेन में ले जाने का काम जो होता है वो ऑप्टिक नर्व्स का होता है। तो रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आई। उसके अंदर रॉड सेल्स और कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स के नंबर्स ज़्यादा होते हैं कोन सेल्स से। रॉड सेल्स जो होते हैं उनका शेप सिलेंड्रिकल होता है, वेराज कोन शेप का जो सेल्स होते हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं, जैसा कि नाम इनका बता ही रहा है। कॉनिकल सेल्स जो होते हैं वो कलर डिटेक्शन के काम आते हैं, और रॉड सेल्स के ज़्यादा होने की वजह से हम लोग कम लाइट में भी शेप डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन कलर नहीं। वेराज कोन सेल्स के कम होने की वजह से लाइट ज़्यादा होगी तभी हम लोग कलर को भी डिसाइड कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रेटिना देख लिया। अब लास्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे बचता है, लास्ट पोर्शन, मैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, इस तरीके से विट्रस ह्यूमर जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो लास्ट पोर्शन है वो हमारा ऑप्टिकल नर्व है। ये बहुत ही इजी सा पोर्शन है, इसमें कुछ खास देखने लायक नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया सबसे पहले ऑप्टिक नर्व। तो मैं इसमें बहुत कम जगह ले रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखने जैसा और नोट्स बनाने जैसा कुछ बहुत खास है नहीं। तो इनका काम ये होता है बस कि ये लाइट इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है और ब्रेन तक ट्रांसमिट कर देती है। और ब्रेन जो होता है वो, जैसे रेटिना के ऊपर जो इमेज हमारे सर के मतलब हमारे आँख में बनता है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है। लेकिन हमारे आई को हम लोग हर चीज़ को इन्वर्टेड तो देखते नहीं है, हम लोग हर चीज़ को स्ट्रेट ही देख पाते हैं, हम लोग हर चीज़ को अपस्टैंडिंग पोजीशन में देख पाते हैं। तो वो काम हमारा ब्रेन करता है, ब्रेन के पास जाता है और वो उसको प्रोसेस करके उस इमेज को सीधा कर देता है और इसीलिए हम लोग हर चीज़ को सीधा देख पाते हैं। वेराज रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है वो हमारा इन्वर्टेड इमेज बनता है। सेम वही कैमरा के साथ भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कैमरा फ़ोन्स होते हैं जिनका प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग होता है वो ज़्यादा अच्छा इमेज बना पाते हैं, ज़्यादा अच्छा फ़ोटो जनरेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर्ड किसी ऐसे फ़ोन के जिसका कि प्रोसेसर स्ट्रांग ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फ़ोटो कैमरा लेता है उसको प्रोसेस करके उसमें क्या क्या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, किस तरीके से उसको स्टेबलाइज़ किया जा सकता है, ये सब चीज़ें देखने के लिए प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। और वो प्रोसेसर जो होता है वो हमारा, वो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे शरीर में ब्रेन फंक्शन करता है। तो ब्रेन उस इमेज को सीधा कर देता है, उसके शेप, उसके साइज़, उसके कलर, उसका क्या कितना डिस्टेंस है हमारे बॉडी से, वो सारा चीज़ डिसाइड करने का काम जो होता है वो ब्रेन कर देता है। तो ये बेसिक था हमारे पूरे ह्यूमन आई का। मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट पोर्शन ह्यूमन आई इन दिस कलरफुल वर्ल्ड का कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने डायग्राम और पूरा पोर्शन जो होता है वो एक आई का समझ लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में हम लोगों को ये देखना होगा कि किस तरीके से आई जो होता है वो पास की चीज़ों के इमेजेस को अपने रेटिना पर बना पाता है, और किस तरीके से जब हम किसी दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, और उस फोकल लेंथ के चेंज होने की वजह से हम लोगों को क्लियर इमेज अपने रेटिना के ऊपर मिल पाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो पावर ऑफ अकोमोडेशन के अंदर आती हैं, और ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में जब देखेंगे इसको तो वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इतना पोर्शन आप लोग को रिवाइज करना है, और ये डायग्राम आपको कई बार बना करके देखना पड़ेगा, तब जा कर के ये डायग्राम आपके मतलब आप सूटेबली एग्ज़ाम में जा कर के रीड्रॉ कर पाओगे।